स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी दोहरी भूमिका। जब मोबिल के मेजर पेंडल्टन टॉलबट और उनकी बेटी मिस लीडिया टॉलबट रहने के लिए वॉशिंगटन आए तो जनाब उन्होंने अपने भोजन और आवास के लिए वो मकान चुना जो अत्यंत शांत छायादार मार्ग से 50 गज पीछे था। ये एक पुराने चलन की ईंटों से बनी इमारत थी जिसकी ड्योढ़ी लंबे सफेद खंभों पर टिकी थी। आंगन में लोकस्ट और एल्म की छाया रहती थी। जब कटाल्पा का मौसम होता था तो उसमें से घास पर गुलाबी और सफेद फूलों की झड़ी लग जाती थी। बाड़ और टहलने के मार्गों पर बॉक्स की ऊंची झाड़ियों की कतारें थीं। इस जगह का दक्षिणी अंदाज और दृश्य ही टॉलबट पिता पुत्री की आंखों को भा गए थे। इस खुशनुमा निजी बोर्डिंग हाउस में उन्होंने कमरे ले लिए जिनमें मेजर टॉलबट के लिए लिखने पढ़ने का एक कमरा भी था। मेजर टॉलबट उस समय अपनी किताब एनेक्डोट्स एंड एमिनेंसेस ऑफ द अल्बामा आर्मी बेंच एंड वॉर के अंतिम अध्याय लिख रहे थे। मेजर टॉलबट पुराने दक्षिण के थे। उनकी दृष्टि में वर्तमान में कोई रोचकता या उत्कृष्टता नहीं थी। उनका मन तो गृह युद्ध के पहले के उस दौर में रमता था जब टॉलबट परिवार के पास कपास की खेती के लिए हजारों एकड़ बढ़िया जमीन और उसे जोतने के लिए गुलाम होते थे, जब उनकी खानदानी हवेली राजसी सत्कार की जगह होती थी और दक्षिण के कुलीन लोग वहां अतिथि होते थे। उस दौर में से मेजर टॉलबट उसका सारा पुराना अभिमान और सम्मान एक प्राचीन और अत्यंत शिष्टाचारी विनम्रता और आप सोचिए कपड़े ले आए थे। सच में ऐसे कपड़े 50 साल में कभी नहीं बने थे। मेजर टॉलबट लंबे थे लेकिन जब भी वो अभिवादन या सम्मान प्रदर्शन के लिए झुकते तो उनके फ्रॉक कोट के कोने फर्श पर झाड़ू लगाते थे। ये पोशाक तो वॉशिंगटन को भी चकित करने वाली थी जिसने अरसा पहले दक्षिणी कांग्रेस सदस्यों के फ्रॉक और चौड़े किनारों के हैट पर बिदकना छोड़ दिया था। बोर्डिंग हाउस के एक निवासी ने इसका नाम फादर हवर्ड रख दिया था और ये सचमुच कमर में ऊंचा और घेर में पूरा था। लेकिन अपने अजीबो गरीब कपड़ों वाले चुन्नटदार कमीज और हमेशा एक तरफ को सरकते बो वाली अपनी छोटी काली टाई वाले मेजर पर मिसेस वार्डमैन के विशिष्ट बोर्डिंग हाउस में हंसा भी जाता था और उन्हें पसंद भी किया जाता था। जैसा कि कुछ युवा डिपार्टमेंट क्लर्क कहते थे, वे अक्सर उन्हें उकसाते थे और वो उनके प्रिय विषय, उनकी प्रिय दक्षिण भूमि की परंपराओं और इतिहास पर बोलना शुरू कर देते थे। अपनी बातों के दौरान वो एनेक्डोट्स एंड एमिनेंसेस से खुलकर उद्धरण देते थे। लेकिन ये युवा बड़ी होशियारी से काम लेते थे कि मेजर को उनकी चालाकी का पता न चल पाए, क्योंकि 68 का होने पर भी वो अपनी पैनी भूरी आंखों से उनमें से निडर युवक का भी बुरा हाल कर सकते थे। मिस लीडिया 35 बरस की एक छोटी गोल मटोल कन्या थी। वो अपने बालों को आराम से खींचकर और कसकर बांधती थी जिससे वो और भी बड़ी उम्र की लगती थी। वो भी पुराने चलन की थी लेकिन गृह युद्ध से पहले की गरिमा उसमें इस तरह नहीं झलकती थी जैसे कि मेजर में। उसमें किफायत की एक सहज समझ थी और परिवार का हिसाब किताब वही देखती थी और जब बिलों की अदायगी करनी होती थी तो सभी आने वालों से वही मिलती थी। मेजर को खाने और धुलाई के बिलों से चिढ़ थी और वो उन्हें झंझट समझते थे। ये आते भी तो इतनी जल्दी जल्दी और इतनी बारंबार थे। मेजर को ये समझ में नहीं आता था कि इन बिलों को एक मुश्त में और किसी सहूलियत वाले समय में क्यों नहीं पेश और अदा किया जा सकता था, जैसे कि तब जब एनेक्डोट्स एंड एमिनेंसेस छप जाए और उसका पैसा मिल जाए। मिस लीडिया शांतिपूर्वक अपनी सिलाई में लगी रहती और कहती थी, जब तक हमारा पैसा चल रहा है हम ऐसे ही देते रहेंगे, फिर शायद उन्हें एक मुश्त ही लेना होगा। मिसेस वार्डमैन के अधिकतर किराएदार दिन में बाहर ही रहते थे क्योंकि वे लगभग सब के सब डिपार्टमेंट क्लर्क या कारोबारी थे। लेकिन एक था जो सुबह से रात तक अधिकतर घर पर ही रहता था। ये हेनरी हॉपकिंस हारग्रेव्स नाम का एक नवयुवक था। बोर्डिंग हाउस में सभी उसको उसके पूरे नाम से बुलाते थे। वो एक लोकप्रिय वुडविल थिएटर में लगा था। वुडविल ने पिछले कुछ वर्षों में काफी सम्मानजनक स्थिति बना ली है और मिस्टर हारग्रेव्स इतना सुशील और सुसभ्य था कि मिसेस वार्डमैन को उसे अपने बोर्डिंग हाउस का सदस्य बनाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। थिएटर में हारग्रेव्स एक हरफनमौला भाषिक हास्य कलाकार के रूप में विख्यात था। उसे जर्मन, आयरिश, स्वीड और अश्वेत चेहरे की प्रस्तुति में विशेषज्ञता हासिल थी। लेकिन मिस्टर हारग्रेव्स महत्वाकांक्षी था और वो अक्सर कहा करता था कि उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो वैध हास्य अभिनय में कामयाबी हासिल करे। इस युवक को जैसे मेजर टॉलबट से काफी लगाव सा हो गया था। जब भी मेजर अपने दक्षिण के संस्मरण शुरू करते या कोई अत्यंत सजीव घटना को दोहराते तो हारग्रेव्स हमेशा सबसे अधिक ध्यान से सुनता दिखाई देता था।
कुछ समय तक तो मेजर ने हारग्रेव्स की उनके पास आने की इन कोशिशों को नजरअंदाज करने की इच्छा जताई। वो अकेले में उसे नाट्य अभिनेता कहते थे, लेकिन जल्दी ही युवक की मिलनसारिता और मेजर के किस्सों के प्रति उसकी निशंक सराहना ने मेजर का दिल जीत लिया। जल्दी ही वे पुराने दोस्त जैसे बन गए। मेजर हर दोपहर बाद का समय उसे अपनी किताब की पांडुलिपि सुनाने के लिए रखते। घटनाएं पढ़े जाने के दौरान हारग्रीव्स बिल्कुल सही जगह पर हंसने में कभी नहीं चूकता था। मेजर ने प्रभावित होकर एक दिन लीडिया को बताया कि युवा हारग्रीव्स में पुराने शासन के प्रति एक संतोषजनक सम्मान और गजब की समझ है। जब उन पुराने दिनों की बात करने की बारी आती और मेजर टॉलबट उस बारे में बात करना पसंद करते तो मिस्टर हारग्रीव्स सम्मोहित होकर सुनता था। बीते दिनों की बात करने वाले लगभग सभी बुजुर्गों की तरह मेजर को विस्तार से बताना अच्छा लगता था। पुराने बागान मालिकों के शानदार लगभग शाही दिनों का बखान करते समय वो हिचक कर उनका घोड़ा पकड़ने वाले हबशी का नाम या छोटी मोटी घटनाओं को सही तारीख या अमुक साल में कपास के गट्ठरों की संख्या याद करने लग जाते थे। लेकिन हारग्रीव्स कभी अधीर नहीं होता था और उसकी दिलचस्पी कभी खत्म नहीं होती थी। इसके उलट वो उस जमाने की जिंदगी से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछता था और उसे हर बार तत्पर जवाब मिलते थे। लोमड़ियों का शिकार, पौसम के रात्रि भोज, हो डाडन नृत्य और आमोद प्रमोद हबशियों के घरों में, प्लांटेशन हाउस के हॉल में होने वाली दावतें जब निमंत्रण 50-50 मील तक भेजे जाते थे, पड़ोस के महानुभावों से कभी कभार झगड़े, किटी चामर्स को लेकर रैथबोन कल्बर्टसन के साथ मेजर की लड़ाई और बाद में किसी चामर्स का दक्षिण कैरोलिना के किसी थ्वेट से शादी कर लेना, शानदार रकम के लिए मोबिल की खाड़ी में निजी नौका दौड़ें, विचित्र विश्वास, अंधाधुंध आदतें और वफादारी के गुण पुराने गुलामों के, ये तमाम विषय थे जिनमें मेजर और हारग्रीव्स दोनों ही एक बार में घंटों खोए रहते थे। कभी कभी रात में जब युवा हारग्रीव्स थिएटर में अपनी बारी पूरी करने के बाद सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर आ रहा होता तो मेजर अपने लिखने पढ़ने के कमरे से बाहर आते और झुकते हुए उसे इशारा करके बुलाते थे। अंदर जाने पर हारग्रीव्स को एक छोटी मेज सजी मिलती जिस पर एक विशेष बोतल, डिकेंटर, चीनी रखने का पात्र, फल और ताजा हरे पुदीने का एक बड़ा गुच्छा रखा होता। मेरे मन में आया, हमेशा औपचारिक अंदाज में सब कुछ करने वाले मेजर टॉलबट कहना शुरू करते, शायद तुम्हें तुम्हारे काम की जगह में तुम्हारा काम इतना मशक्कत वाला होगा कि तुम उसका मजा ले सको, जो कवि के मन में उस समय रहा होगा जब उसने ये लिखा कि ये थकी प्रकृति को मधुर फिर से स्फूर्ति से भर देने वाला मधुर पेय है, यानी एक दक्षिणी ज्यूलिप। हारग्रीव्स उन्हें ज्यूलिप बनाते देख सम्मोहित हो जाता था। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो वो कलाकारों की श्रेणी में आ गए थे और उन्होंने इस प्रक्रिया को कभी बदला नहीं। कितनी नजाकत से वो पुदीने को कुचलते, कितनी कुशलता से वो उसमें पड़ने वाली सामग्री का हिसाब रखते, कितनी सतर्कता से वो गहरी हरी झालर में चमकते सिंदूरी फल वाले मिश्रण को ढांपते, और फिर वो सत्कार व सौम्यता जिसके साथ वो इसे चुने हुए जई के स्ट्रॉ को इसकी खनखनाती गहराइयों में डुबो देने के बाद पेश करते। वॉशिंगटन में लगभग 4 महीने रह लेने के बाद एक सुबह मिस लीडिया को पता चला कि उनका पैसा लगभग समाप्त हो चुका है। एनेक्डोट्स एंड एमिनेंसेस पूरी हो गई थी, लेकिन प्रकाशकों ने एल्बमा की सूझबूझ और चतुर टिप्पणियों के संकलित रत्नों को हाथों हाथ नहीं लिया था। मोबिल में अभी भी जो उनका एक छोटा सा मकान था, उसका 2 महीनों का किराया अभी बाकी था। इस महीने का खाने का पैसा उन पर 3 दिनों में चढ़ जाने वाला था। मिस लीडिया ने सलाह मशविरा के लिए अपने पिता को बुलाया। एक भी पैसा नहीं बचा, उन्होंने चकित होते हुए कहा। इतना गुस्सा आता है जब इतनी छोटी छोटी रकम के लिए बुलाया जाता है। सच में मैं। मेजर ने अपनी जेबें टटोली। उन्हें बस $2 का एक नोट मिला जो उन्होंने वापस अपनी छाती की जेब में रख लिया। मुझे इस बारे में तुरंत कुछ करना होगा लीडिया, उन्होंने कहा। मेहरबानी करके मेरा छाता तो देना, मैं तुरंत शहर में जाऊंगा। हमारे जिले के कांग्रेस सदस्य जनरल फुलगम ने मुझे कुछ दिन पहले ये आश्वासन दिया था कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मेरी किताब को जल्दी छपवा देंगे। मैं फौरन उनके होटल जाऊंगा और देखूंगा कि क्या इंतजाम हुआ है। मिस लीडिया एक उदास मुस्कान लिए अपने पिता को उनका फादर हबर्ड को बंद करते देखती रही और फिर वो वहां से चल दिए। हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर ठिठक कर झुकते हुए विदाई ली। उस शाम वो अंधेरा होने पर लौटे। ऐसा लगता था कि कांग्रेस सदस्य फुलगम उस प्रकाशक से मिले थे जिसके पास मेजर की पांडुलिपि पढ़ने के लिए रखी थी। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर घटना वगैरह को लगभग आधा छांट दिया जाए जिससे कि किताब में आद्योपांत भरे वर्गीय पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सके तो वो इसे छापने पर विचार कर सकता है।
मेजर बेहद गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने अपनी शिष्टाचार संहिता के अनुसार मिस लीडिया की मौजूदगी में आते ही अपने आप को फिर से सामान्य कर लिया। हमें पैसा चाहिए ही, मिस लीडिया ने कहा। उसकी नाक के ऊपर हल्की सी शिकन थी। मुझे वे $2 दीजिए, मैं आज रात अंकल रैल्फ को कुछ पैसों के लिए तार करूंगी। मेजर ने अपनी ऊपरी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेज पर पटक दिया। शायद ये थोड़ी मूर्खता हो गई, उन्होंने हल्के से कहा, लेकिन रकम इतनी मामूली सी है कि मैं आज रात के थिएटर के टिकट ले आया। ये एक नया नाटक है युद्ध पर लीडिया। मैंने सोचा वॉशिंगटन में इसकी पहली प्रस्तुति देखकर तुम्हें खुशी होगी। मैंने सुना है कि नाटक में दक्षिण की बहुत अच्छी तस्वीर पेश की गई है। मैं मानता हूं मैं खुद इसे देखना चाहूंगा। मिस लीडिया ने खामोश निराशा में अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर भी जब टिकट खरीद ही लिए गए थे तो उनका इस्तेमाल भी हो सकता था। इसलिए उस शाम जब वे थिएटर में बैठे संजीव संगीत को सुन रहे थे तो मिस लीडिया ने भी अपनी परेशानियों को उतनी देर के लिए पीछे छोड़ दिया। मेजर बेदाग कपड़े पहने थे। उनका असाधारण कोट केवल वहां दिखाई दे रहा था जहां इसके बटन कसकर बंद थे। उनके सफेद बाल सलीके से संवारे हुए थे। वो सचमुच अच्छे और विशिष्ट दिखाई दे रहे थे। अ मैग्नोलिया फ्लावर के पहले अंक के लिए पर्दा उठा और एक आम दक्षिणी बागान का दृश्य सामने आया। मेजर टॉलबट में कुछ दिलचस्पी जागती दिखी। अरे देखिए, मिस लीडिया ने उन्हें टोकते हुए चौंक कर कहा और अपने हाथ में लगे कार्यक्रम की ओर इशारा किया। मेजर ने अपना चश्मा लगाया और पात्रों के नाम वाली पंक्ति में उस नाम को पढ़ा जिस पर लीडिया की उंगली रखी थी। कर्नल वेबस्टर कैलहुन, एच हॉपकिंस हारग्रेव्स। अरे ये तो हमारा हारग्रेव्स है, मिस लीडिया ने कहा। वो जिसे वेद कहता है उसमें ये उसकी पहली भूमिका होगी। मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। दूसरे अंक में जाकर कर्नल वेबस्टर कैलहुन का मंच पर पदार्पण हुआ। उसके आते ही मेजर टॉलबट की नाक से एक जोर की सांस खींचने की आवाज निकली। उन्होंने कर्नल के किरदार को घूर कर देखा और जैसे जड़ हो गए। मिस लीडिया के मुंह से एक अस्पष्ट सी आवाज निकली। उसने अपने हाथ में लगे कार्यक्रम का भुर्ता बना दिया, क्योंकि कर्नल कैलहुन हूबहू मेजर टॉलबट की तरह था। जैसे मटर का एक दाना दूसरे की तरह होता है। लंबे पतले सफेद, सिर पर घुंघराले बाल, कुलीनों की तोते जैसी नाक, सिकुड़नदार चौड़ा कमीज का अगला हिस्सा, पतली टाई जिसकी बो एक कान के पास थी। ये सब हूबहू नकल किए गए थे। और फिर इस नकल को पूरा करने के लिए वो मेजर के अद्वितीय माने जाने वाले कोट जैसा ही कोट पहने हुए था। ऊंचे कॉलर वाला, फूला हुआ, छोटी कमर वाला, खूब घेर वाला, पीछे के मुकाबले सामने से 1 फुट अधिक लटकने वाला। ये कोट और किसी नमूने से बन ही नहीं सकता था। उसके बाद से मेजर और मिस लीडिया वहां सम्मोहित से बैठे रहे और एक अभिमानी टॉलबट को एक नकली प्रस्तुति में, जैसा कि मेजर ने बाद में कहा, एक भ्रष्ट मंच निंदक दलदल में घसीटा गया। मिस्टर हारग्रेव्स ने अपने अवसरों का अच्छा उपयोग किया था। उसने मेजर की बोली, उनके लहजे और उच्चारण और उनकी आडंबरी शिष्टता की छोटी छोटी विशिष्टताओं को हूबहू उतार दिया था और मंच की खातिर उन सब को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। जब उसने झुककर वो अद्भुत अभिवादन किया जिसे मेजर बड़े चाव से सभी अभिवादनों में श्रेष्ठ समझते थे, तो दर्शकों की ओर से अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मिस लीडिया निश्चेष्ट बैठी थी। अपने पिता की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कभी कभी उनके पास रखे अपने हाथ को वो अपने गाल पर रख लेती थी, मानो उस मुस्कुराहट को छिपाने की कोशिश कर रही हो जिसे वो अपनी असहमति के बावजूद वो पूरा दबा नहीं पा रही थी। हारग्रेव्स की धृष्टतापूर्ण नकल की पराकाष्ठा तीसरे अंक में हुई। इस दृश्य में कर्नल कैलहुन कुछ पड़ोसी बागान वालों का स्वागत सत्कार अपने ठिकाने पर करता है। वो मंच के बीचों बीच एक मेज के पास खड़ा होता है। उसके दोस्त उसके आसपास जमा हैं। वो अ मैग्नोलिया फ्लावर का बहुत मशहूर ऊल जलूल एकल संवाद बोलता है जिसकी नकल असंभव है। साथ ही वो अपनी पार्टी के लिए जुलीब भी बनाता जाता है। मेजर टॉलबट ने चुपचाप बैठे हुए लेकिन आक्रोश में उबलते हुए अपनी सबसे उत्कृष्ट कहानियों को दोहराए जाते सुना और देखा कि किस तरह उनके प्रिय सिद्धांतों व शौकों को विस्तार दिया गया और आगे बढ़ाया गया। किस तरह एनेक्डोट्स एंड एमिनेंसेस के सपने को बढ़ा चढ़ाकर और विकृत करके परोसा गया। उनके प्रिय वर्णन रथबोन कल्बर्टसन के साथ उनकी लड़ाई को भी नहीं छोड़ा गया, बल्कि और भी अधिक उत्तेजना, अहंकार और चाव के साथ पेश किया गया। एकल संवाद जुलीब बनाने की कला पर एक विचित्र, मजेदार, चतुराई भरे भाषण के साथ समाप्त हुआ जिसमें जुलीब बनाकर भी दिखाया गया। यहाँ मेजर टॉलबट के नाजुक लेकिन आडंबरपूर्ण विज्ञान को बड़ी बारीकी से प्रस्तुत किया गया, जैसे किसी नजाकत से खुशबूदार खरपतवार को प्रयोग में लाया जाता है।
1,000वां हिस्सा भी अधिक दबाव लगा दिया सज्जनों, तो आपके हाथ इस स्वर्गीय पौधे की खुशबू की जगह इसका कड़वापन ही आएगा। ये दृश्य समाप्त हुआ तो दर्शकों ने जबरदस्त वाहवाह की। इस किरदार को इतने सटीक ढंग से और इतने विश्वास और विशिष्ट अंदाज में निभाया गया था कि नाटक के मुख्य पात्रों को भी लोग भूल गए। बार बार बुलाने पर हारग्रेव्स पर्दे के आगे आया और उसने झुककर अभिवादन किया। उसका बालकों सा चेहरा कामयाबी की जानकारी से चमक रहा था, लाल हो रहा था। आखिर मिस लीडिया ने घूमकर मेजर को देखा। उनके पतले नथुने किसी मछली के गलफड़ों की तरह फूल पिचक रहे थे। उन्होंने वहां से उठने के लिए अपने दोनों कांपते हाथ अपनी कुर्सी के हत्थों पर रखे। हम चलेंगे लीडिया, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा। यह एक घिनौनी नापाक हरकत है। इससे पहले कि वो उठ पाते, लीडिया ने उन्हें वापस कुर्सी पर बैठा दिया। हम सबके जाने तक रुकेंगे, उसने कहा। क्या आप असली कोट दिखाकर नकल का विज्ञापन करना चाहते हैं? और इस तरह वे आखिर तक वहां रुके। हारग्रेव्स अपनी कामयाबी की वजह से देर रात तक सो नहीं पाया होगा, क्योंकि वो न तो नाश्ते पर दिखाई दिया और न ही डिनर टेबल पर। तीसरे पहर लगभग 3 बजे उसने मेजर टॉलबट के लिखने पढ़ने के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मेजर ने दरवाजा खोला और हारग्रेव्स अंदर आ गया। उसके हाथ सुबह के अखबारों से भरे थे। वो अपनी जीत के एहसास से इतना भरा हुआ था कि उसे मेजर के व्यवहार में कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दिया। पिछली रात मैं छा गया मेजर, उसने आनंदातिरेक में कहना शुरू किया। मुझे खेलने का मौका मिला और मैं सोचता हूं मैंने बढ़िया प्रदर्शन किया। देखिए पोस्ट क्या कहता है। पुराने जमाने के दक्षिणवासी कर्नल के अनर्गल बाह्याडंबर, उनके सन की वेश, उनके विचित्र मुहावरों और जुमलों, उनके जर्जर हो चुके पारिवारिक अभिमान और उनके सचमुच दयालु हृदय, उनका तुनक मिजाज, सम्मान बोध और प्यारी सादगी को उन्होंने जिस प्रकार सोचा और अभिनीत किया, वो आज के चरित्र भूमिका की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति है। कर्नल कैल्हून ने जो कोट पहना वो अपने आप में विलक्षण प्रतिभा के उभार से कतई कम नहीं है। मिस्टर हारग्रेव्स ने अपने दर्शकों को जीत लिया है। कैसा लगता है ये मेजर, पहली रात के अभिनय करने वाले के हिसाब से? मुझे सम्मान प्राप्त हुआ था कल रात आपके अत्यंत उल्लेखनीय प्रदर्शन को देखने का, श्रीमान जी। मेजर की आवाज ठंडी थी। हारग्रेव्स उलझन में पड़ गया। वो व्याकुल दिखाई दे रहा था। आप वहां थे? मुझे नहीं पता था कि आप थिएटर का शौक रखते हैं। ओह मेजर टॉलबट, उसने साफ साफ कहा। आप नाराज ना हो। मैं मानता हूं कि मुझे आपसे बहुत कुछ ऐसा मिला जिससे मैं उस भूमिका को इतना बढ़िया तरीके से निभा सका। लेकिन आप जानते हैं ये तो बस एक नकल है, व्यक्ति नहीं। जिस तरह से दर्शकों ने इसे लिया उससे यही पता चलता है। उस थिएटर के आधे नियमित दर्शक दक्षिणवासी हैं, उन्होंने इसे स्वीकार किया। मिस्टर हारग्रेव्स, मेजर ने कहा, तुमने मेरा अक्षम्य अपमान किया है। तुमने एक व्यक्ति के रूप में मेरा मजाक उड़ाया है, मेरे साथ जबरदस्त विश्वासघात किया है और मेरे सत्कार का दुरुपयोग किया है। अगर मैं सोचता कि तुम्हें तनिक भी ये पता है कि सज्जनता क्या होती है या क्या होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें ललकारता श्रीमान जी। क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मैं तुमसे कहूंगा कि इस कमरे से निकल जाओ। हारग्रेव्स थोड़ा हैरान सा दिखा, जैसे बुजुर्ग सज्जन की बातों का पूरा मतलब वो समझ नहीं पाया। मुझे सचमुच अफसोस है कि आप नाराज हो गए, उसने खेद प्रकट करते हुए कहा। यहां हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जैसे आप लोग देखते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मंच पर अपने किरदार को देखने के लिए आधा थिएटर खरीद लेते हैं ताकि दर्शक उसे पहचाने। वे एल्बामा से नहीं है श्रीमान जी, मेजर ने रूखेपन से कहा। शायद नहीं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है मेजर। मैं आपकी किताब की कुछ पंक्तियां यहां सुनाना चाहूंगा। जहां तक मुझे याद है, मिलेजविल में हुई एक दावत में स्वागत के जवाब में आपने ये शब्द कहे थे जिन्हें छापने का आप इरादा रखते हैं। उत्तरवासियों में कोई भावनात्मक या गर्मजोशी नहीं होती, सिवाय इसके कि भावनाओं को उसके अपने ही व्यावसायिक मुनाफे के लिए प्रयोग किया जा सके। वे बिना गुस्सा हुए अपने या अपने प्रियजनों के किसी भी अपमान को सहन कर लेगा अगर उससे उसके पैसों का कोई नुकसान ना होता हो। दान वो उदारता से देता है, किंतु इसका ऐलान बाजे गाजे के साथ होना चाहिए और उसे पट्टिका पर लिखा जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कल रात आपने कर्नल कैल्हून की जो तस्वीर देखी थी उसके मुकाबले ये तस्वीर अधिक उज्जवल है? ये वर्णन, मेजर ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, निराधार नहीं है। सार्वजनिक भाषण में कुछ अति कुछ छूट तो होनी ही चाहिए। और सार्वजनिक अभिनय में? हारग्रेव्स ने जवाब दिया। बात ये नहीं है। मेजर अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये एक व्यक्ति का व्यंग्य चित्र था, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता श्रीमान जी। मेजर टॉलबट, हारग्रेव्स ने दिल जीतने वाली मुस्कान बिखेरते हुए कहा,
काश आप मुझे समझ पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कभी सपने में भी आपका अपमान करने की नहीं सोची। मेरे पेशे में पूरा जीवन मेरा है। मैं जो चाहता हूं और जो ले सकता हूं वो लेता हूं और उसे मंच पर लौटा देता हूं। अब अगर आप चाहते हैं तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम कुछ महीने बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और मैं फिर एक बार आपको नाराज करने का जोखिम उठा रहा हूं। मैं जानता हूं आपको पैसों की तंगी है। परेशान मत होइए कि मुझे कैसे पता चला। बोर्डिंग हाउस जैसी जगह में इस तरह की बातें छिपी नहीं रहती और मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस परेशानी से निकालूं। मैं भी बहुत बार ऐसे हालात में रहा हूं। इस पूरे मौसम में मुझे अच्छा पैसा मिला है और मैंने कुछ पैसा बचाया है। आप खुशी से 200 या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं जब तक कि आपको। रुक जाओ, मेजर ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा। लगता है मेरी किताब में ठीक ही लिखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पैसे से सम्मान के सारे घाव ठीक हो जाएंगे। मैं कैसे भी हालात में किसी मामूली जान पहचान वाले से कर्ज नहीं ले सकता। और जहां तक तुम्हारी बात है तो हमने अभी तक जिन हालात पर बातचीत की है उनके एवज में पैसे लेने के तुम्हारे अपमानजनक प्रस्ताव पर विचार करने से पहले मैं भूखा मर जाना पसंद करूंगा। मैं अपने इस अनुरोध को दोहराता हूं कि यहां से चले जाओ। हारग्रेव्स ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। जैसा कि मिसेस वार्डमैन ने खाने की मेज पर बताया, वो उसी दिन बोर्डिंग हाउस छोड़कर शहर के उस थिएटर के पास रहने चला गया जहां मैग्नोलिया फ्लावर की 1 हफ्ते की बुकिंग थी। मेजर टॉलबट और मिस लीडिया की हालत चिंताजनक थी। वॉशिंगटन में ऐसा कोई नहीं था जिससे मेजर टॉलबट अपना सम्मान बचाते हुए कर्ज की मांग कर सकते। मिस लीडिया ने अंकल रैल्फ को चिट्ठी लिखी भी थी, लेकिन इस रिश्तेदार के हालात देखते हुए ये पक्का नहीं था कि वो कोई मदद कर पाएंगे। मेजर को विवश होकर मिसेस वार्डमैन से पैसा देने में हो रही देरी के लिए क्षमा याचना करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने थोड़ा उलझते हुए किराया न मिलने और पैसा मिलने में देरी होने की बात कही। इस विपदा से मुक्ति उन्हें एक अप्रत्याशित स्रोत से मिली। एक दिन तीसरा पहर चढ़ जाने पर दरवाजे पर रहने वाली सेविका ने ऊपर आकर बताया कि एक बुजुर्ग हबशी मेजर टॉलबट से मिलना चाहता है। मेजर ने कहा कि उसे उनके लिखने पढ़ने के कमरे में भेज दिया जाए। फौरन ही एक बूढ़ा अश्वेत उनके दरवाजे पर हाजिर हो गया। उसका हैट उसके हाथ में था। उसने एक पैर से खुजाते हुए सिर झुकाकर अभिवादन किया। वो करीने से काले रंग का एक फूला हुआ सूट पहने था। उसके बड़े खुरदुरे जूते इस तरह चमक रहे थे कि उस पर पूरे पॉलिश का आभास होता था। उसके उलझे बाल लगभग सफेद थे। अधेड़ावस्था के बाद किसी हबशी की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इस हबशी ने उतने ही वसंत देखे होंगे जितने मेजर टॉलबट ने देखे थे। मैं जानता हूं आप मुझे नहीं पहचानते मास्टर पेंडल्टन, उसके शब्द थे। मेजर संबोधन की इस पुरानी जानी पहचानी शैली पर उठे और आगे आए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये बागान वाले जमाने का कोई बूढ़ा हबशी था, लेकिन वे सब तो तितर बितर होकर दूर दूर चले गए थे। मेजर इस आवाज या चेहरे को पहचान नहीं पा रहे थे। मुझे नहीं लगता मैं पहचानता हूं, उन्होंने सदैवता से कहा, जब तक तुम मुझे याद दिलाने में मदद नहीं करते। क्या आपको सिंडी के मोस की याद नहीं, मास्टर पेंडल्टन, जो लड़ाई के फौरन बाद चला गया था? जरा रुको, अपने माथे को अपनी उंगलियों के पोर से रगड़ते हुए मेजर ने कहा। उन प्यारे दिनों से जुड़ी हर चीज को याद करना मेजर को बहुत अच्छा लगता था। सिंडी का मोस, वो सोचने लगे। तुम घोड़ों का काम करते थे, घोड़े फेरते थे। हाँ, अब मुझे याद आया। समर्पण के बाद तुमने, नहीं तुम मत बताओ, मिचेल नाम रख लिया था और पश्चिम में नेब्रास्का चले गए थे। जी साहब, जी साहब। बुजुर्ग अश्वेत के चेहरे पर आनंद की मुस्कान आ गई। बिल्कुल वही, नेब्रास्का। मैं वही हूँ, मोस मिचेल, बुजुर्ग अंकल मोस मिचेल, यही कहकर बुलाते हैं अब वे मुझे। बुजुर्ग मालिक, आपके पापा ने मुझे खच्चरों का एक जोड़ा दिया था जब मैं जा रहा था, ताकि उससे मैं शुरुआत कर सकूं। आपको याद है उन खच्चरों की, मास्टर पेंडल्टन? नहीं, मुझे तो याद नहीं रहा, मेजर ने कहा। तुम तो जानते हो, लड़ाई के पहले ही साल में मेरी शादी हो गई थी और मैं फोलिंसबी में रह रहा था। लेकिन बैठ जाओ अंकल मोस, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं उम्मीद करता हूं तुम खुशहाल हो गए होगे। अंकल मोस एक कुर्सी पर बैठ गया और अपना हैट उसने सावधानी से उसकी बगल में फर्श पर रख दिया। जी साहब, इधर मैं काफी मशहूर हो गया हूँ।
जब मैं पहली बार न्यूब्रास्का गया था तो लोग उन खच्चरों को देखने के लिए मुझे घेर कर खड़े हो गए थे। न्यूब्रास्का में उन्होंने वैसे खच्चर ही नहीं देखे थे। मैंने उन्हें $300 में बेच दिया। जी साहब, 300 में। फिर मैंने लोहार की दुकान खोल ली साहब, और थोड़ा पैसा कमाया और थोड़ी जमीन खरीद ली। मेरी औरत के 7 बच्चे हुए, वे सब मजे में हैं। बस उनमें से 2 मर गए। 4 साल पहले मेरी जमीन के पास रेल की लाइन आई और एक बस्ती बन गई। और साहब, मास्टर पेंडल्टन, अंकल मोस के पास अब $11,000 कीमत की नकदी, जायदाद और जमीन है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेजर ने दिल से कहा। और आपकी वो नन्ही सी बिटिया मास्टर पेंडल्टन, जिसे आप मिस लीडी कहकर बुलाते थे, वो तो अब बहुत बड़ी हो गई होगी, पहचान में भी नहीं आएगी। मेजर ने दरवाजे पर जाकर आवाज दी, लीडिया बेटी, यहाँ आओगी? मिस लीडिया अपने कमरे से आई। वो काफी बड़ी और थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही थी। ये देखिए, क्या कहा था मैंने। मैं जानता था वो बच्ची खूब बड़ी हो गई होगी। अंकल मोस की याद है बिटिया? ये आंटी सिंडी के मोस हैं लीडिया, मेजर ने बताया। तुम जब 2 साल की थी तभी वो सनीमेड से चले गए थे। देखिए, लीडिया ने कहा, इतनी छोटी थी मैं कि मुझसे आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको याद रखूंगी। और जैसा कि आपने कहा, मैं खूब बड़ी हो गई हूँ। बहुत पहले नन्ही मुन्नी थी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, भले ही मैं आपको याद नहीं कर पा रही हूँ। ये सच था कि वो बहुत खुश थी और मेजर भी। कोई तो जीता जागता और मूर्त आया था उन्हें उनके सुखी अतीत से जोड़ने। तीनों बैठकर पुराने जमाने की बातें करते रहे। बागान के दिनों और दृश्यों की याद करते समय मेजर और अंकल मोस एक दूसरे की गलती सुधारते या एक दूसरे को टोकते जा रहे थे। मेजर ने अंकल मोस से पूछा कि वो अपने घर से इतनी दूर क्या कर रहा था। उसने बताया, अंकल मोस इस शहर में हो रहे शानदार बैप्टिस्ट सम्मेलन में प्रतिनिधि बनकर आया है। मैंने कभी धर्म का उपदेश तो नहीं दिया, लेकिन मैं अपने चर्च में सयाना था और अपना खर्च उठा सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। और आपको ये कैसे पता चला कि हम वॉशिंगटन में हैं? मिस लीडिया ने पूछा। जिस होटल में मैं ठहरा हूं वहां एक हबशी काम करता है जो मोबिल का रहने वाला है। उसने मुझे बताया कि उसने मास्टर पेंडल्टन को यहाँ इस बोर्डिंग हाउस के एक दिन सुबह के समय निकलते देखा था। मैं यहाँ जिस वजह से आया हूँ, अंकल मोस ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, वो ये है कि मैं अपने यहाँ के लोगों से मिलना तो चाहता ही था, लेकिन मुझे मास्टर पेंडल्टन का कर्ज उतारना था। मेरा कर्ज? मेजर ने चकित होते हुए कहा। जी साहब, $300। उसने मेजर को नोटों का एक बंडल पकड़ा दिया। जब मैं वहां से चला था तो बड़े मालिक ने कहा था, उन खच्चरों को ले जाओ मोस, और अगर कभी इस लायक हो जाओ तो इनके पैसे दे देना। हाँ साहब जी, यही कहा था उन्होंने। लड़ाई में बड़े मालिक खुद मुहताज हो गए थे। अब बड़े मालिक तो बहुत पहले गए, इसलिए मैं मास्टर पेंडल्टन का कर्जदार हो गया, $300 का कर्जदार। अंकल मोस अब इस लायक है कि पैसे दे सकता है। जब रेल वालों ने मेरी जमीन खरीदी तभी मैंने उन खच्चरों के पैसे अलग रख दिए थे। गिन लीजिए मास्टर पेंडल्टन, मैंने उन खच्चरों को इसीलिए बेचा था। हाँ साहब जी। मेजर टॉलबर्ट की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अंकल मोस का हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख दिया। मेरे वफादार बुजुर्ग खिदमतगार, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मास्टर पेंडल्टन दुनिया में अपना आखिरी $1 एक हफ्ते पहले खर्च कर चुके हैं। हम ये पैसा लेंगे अंकल मोस, क्योंकि एक तरह से ये पुरानी हुकूमत की वफादारी और खिदमत का भुगतान है, उसकी निशानी है। लीडिया मेरी बच्ची, ये पैसे ले लो। इसे कैसे खर्च करना है ये मेरे बनिस्बत तुम ज्यादा अच्छी तरह से जानती हो। ले लो बिटिया, अंकल मोस ने कहा। ये पैसा तुम्हारा ही है, ये टॉलबर्ट का पैसा है। अंकल मोस के जाने के बाद मिस लीडिया खूब रोई खुशी के मारे, और मेजर ने अपना मुंह एक कोने की तरफ घुमा लिया और धुआंधार अपना पाइप पीने लगे।
आने वाले दिनों में टॉलबट पिता पुत्री का अमन चैन लौट आया। मिस लीडिया के चेहरे पर से चिंता गायब हो गई। मेजर एक नए फ्रॉक कोट में दिखाई देने लगे, जिसमें वो अपने सुनहरे दौर की याद की मोमी छवि नजर आते थे। एक और प्रकाशक ने एनेक्डोट्स एंड एमिनेंसेस की पांडुलिपि पढ़ी थी। उसका सोचना यह था कि थोड़ा इधर उधर बदलाव करके और कुछ अंशों को हल्का करके वो इसे सचमुच बढ़िया और बिकने लायक किताब बना सकता था। कुल मिलाकर स्थिति सुविधाजनक थी और उसमें आशा के स्पर्श का अभाव भी न था, जो अक्सर आ चुकी आशीषों से अधिक मधुर होता है। एक दिन उनका भाग्य जागने के लगभग 1 सप्ताह बाद एक सेविका मिस लीडिया के लिए एक पत्र लेकर उनके कमरे में आई। डाकखाने की मोहर से पता चलता था कि ये न्यूयॉर्क से आया था। वो वहां किसी को नहीं जानती थी। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपनी मेज के पास बैठ गई और पत्र को उसने अपनी कैंची से खोल लिया। जो उसने पढ़ा वो इस तरह था। प्रिय मिस टॉलबट, मुझे लगा आप मेरी खुशनसीबी के बारे में जानकर खुश होंगी। मुझे अ मैग्नोलिया फ्लावर में कर्नल कैल्हुन की भूमिका निभाने के लिए न्यूयॉर्क की एक स्टॉक कंपनी से हर सप्ताह $200 का प्रस्ताव मिला है और मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया है। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। अच्छा होगा आप इस बारे में मेजर टॉलबट को ना बताएं। उन्होंने इस किरदार का अध्ययन करने में जो मेरी मदद की और इसे लेकर उनका जो मूड खराब हुआ, उसके लिए उनकी भरपाई कुछ करने को मैं बहुत चिंतित था। उन्होंने तो मुझे ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए मैंने अपने तरीके से इसे कर लिया। मुझे 300 बचाने में कोई परेशानी नहीं हुई। आपका भवनिष्ठ एच हॉपकिंस हारग्रीव्स। पुनश्च मेरी अंकल मॉस की भूमिका कैसी रही? वहां से निकलते हुए मेजर टॉलबट ने मिस लीडिया का दरवाजा खुला देखा और वो रुक गए। आज सुबह हमारी कोई डाक आई क्या लीडिया बेटी? उन्होंने पूछा। मिस लीडिया ने उस पत्र को अपनी पोशाक की तह में छिपा लिया। मोबिल क्रॉनिकल आया था, उसने तुरंत कहा। आपके कमरे में मेज पर रखा है।